दोस्तों आज का ये वीडियो हम अपने एक व्यूअर की स्पेशल रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं। उन्होंने हमसे फ्रोजन शोल्डर के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए कहा था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, किस वजह से होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, कैसे आप इसको होने से बचा सकते हैं और होम्योपैथी में ऐसी क्या मेडिसिन्स हैं जिनसे आप फ्रोजन शोल्डर को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों अंत तक आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलता रहे। दोस्तों कई बार बहुत से लोग अपने कंधे में या शोल्डर जॉइंट में पेन और स्टिफनेस यानी अकड़न महसूस करते हैं। उन्हें इसकी मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, कुछ ऊपर से उठाने में या हाथ को ऊपर उठाने में परेशानी आने लगती है। तो इसी प्रॉब्लम को फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं और इसको मेडिकली हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। और ये धीरे धीरे शुरू होता है पर बाद में इसमें जो दर्द है वो ज़्यादा रहने लगता है और ज़्यादातर ये एक ही कंधे में होता है, पर कुछ लोगों में ये दूसरे कंधे में भी आ सकता है और अगले आने वाले 4-5 सालों में ये दोनों कंधों में स्टार्ट हो सकता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो फ्रोजन शोल्डर का जो मेन सिम्टम है, एक तो इसमें दर्द होने लगता है और ये जॉइंट जो होता है शोल्डर जॉइंट स्टिफ हो जाता है, मतलब अकड़ जाता है, आपको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। और जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ है, जैसे कि अगर आपको हाथ ऊपर करना है, ऊपर कुछ रखना है तो वो उठाना मुश्किल हो जाता है, हाथ को पीछे ले जाने में दिक्कत होती है। अगर जो लेडीज़ हैं उनको जैसे ब्रा का हुक लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है और ख़ास तौर से जो दर्द होता है वो रात के समय बढ़ जाता है सब, और उसकी वजह से नींद भी टूट जाती है या सोते सोते कई बार हाथ सर के नीचे रखते हैं तो एकदम दर्द बढ़ने लगता है। तो दर्द और अकड़न या जकड़न जिसको हम बोलते हैं, ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। दोस्तों जो फ्रोजन शोल्डर है वो धीरे धीरे ग्रो करता है और 3 स्टेज में ग्रो करता है। फर्स्ट स्टेज जो होती है जिसको हम फ्रीजिंग स्टेज बोलते हैं, ये 2 महीने से लेकर 9 महीने तक चलती है और इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है और जो आपकी जो मूवमेंट है, कंधे की मूवमेंट बहुत लिमिटेड हो जाती है। और उसके बाद ये सेकेंड स्टेज में जाता है। सेकेंड स्टेज को हम फ्रोजन स्टेज बोलते हैं। इसमें पेन तो थोड़ा हो सकता है कम हो जाए, पर जो स्टिफनेस है, जो जकड़न है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और शोल्डर को मूव करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और ये नॉर्मली 4 महीने से लेके 1 साल तक ये स्टेज चलती है। उसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है जिसको थॉइंग स्टेज बोलते हैं, तो इस स्टेज में क्या है, धीरे धीरे जो पेन और जो स्टिफनेस है कम होने लगती है और ये 1 साल से लेके 5 साल तक चल सकती है। इसका कॉज क्या है, फ्रोजन शोल्डर होता कैसे है? तो ज़्यादातर केस में अगर किसी इंजरी की वजह से या सर्जरी की वजह से आप जॉइंट को मूव नहीं कर पा रहे हैं, इमोबिलाइजेशन है, जॉइंट एक ही पोजीशन में है, तो वो धीरे धीरे उसके जो आसपास के टिश्यूज है वो फ्रीज हो जाते हैं। तो एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वो एक इस तरह का जॉइंट है जिसमें ये आपका शोल्डर है और ये आपका हैंड है जो इसमें ऐसे मूव करता है। तो ये कैप्सूल होता है और जो लिगामेंट और दूसरे टिश्यूज से इस जॉइंट को बांधे रखता है। तो कई बार साइनोवियल फ्लूइड इस जॉइंट्स का कम हो जाता है, जो ग्रीसिंग का काम करता है उसकी वजह से भी स्टिफनेस होने लगती है। कई बार जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं या जो कैप्सूल है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से, किसी इंजरी की वजह से इन्फ्लामेशन होता है और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होने लगती है और पेन और स्टिफनेस उसमें बढ़ जाता है। फ्रोजन शोल्डर के रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब किन कंडीशन में या किन लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? तो ज़्यादातर जो 40 साल से ऊपर की एज के लोग होते हैं उनमें फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें भी खास तौर से जो महिलाएं होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनको फ्रोजन शोल्डर ज़्यादा होता है। दूसरा, जिनके जॉइंट्स इमोबिलाइज रहते हैं, जैसे मैंने बताया था कि किसी सर्जरी की वजह से या इंजरी की वजह से अगर बहुत दिनों तक आपका जॉइंट एक ही पोजीशन में रहता है या इमोबिलाइज रहता है तो उसकी वजह से भी ये डेवलप करता है। कुछ डिजीज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़ है या दूसरी सिस्टमिक डिजीज़ है जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है या हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म है, उस केस में भी फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी को पार्किंसन डिजीज़ है उस केस में भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। अब इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, फ्रोजन शोल्डर को होने से कैसे रोक सकते हैं? तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपने सभी जॉइंट्स को
मूव कराते हैं तो आप इसको होने से रोक सकते हैं। और अगर जैसे इंजरी होने के बाद अगर आपका जॉइंट इमोबिलाइज हो गया है तो उसे भी थोड़ा थोड़ा आपको थेरेपी के थ्रू या एक्सरसाइज के थ्रू उसको मूव कराते रहना चाहिए। फ्रोजन शोल्डर के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं और इसके लिए एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो एलोपैथी में अगर पेन और स्टिफनेस है तो उसके लिए पेन किलर दिए जाते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन दी जाती हैं और ज़रूरत पड़ने पे रेयर केस में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है या स्टेरॉइड के इंजेक्शन जॉइंट्स में लगाए जाते हैं। इसके अलावा फिजिकल थेरेपी है, एक्सरसाइज है, ये की जा सकती है। इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी है, जैसे एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है या नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी है, तो ये भी इस फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने के लिए की जाती है। अब हम आते हैं कि होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो होम्योपैथी में फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत जल्दी इसमें रिकवरी होती है। और जो इन्फ्लामेशन है या जो स्टिफनेस है या जो जॉइंट में एडेशन है उसको ये डिसॉल्व करके और पेन को तुरंत ठीक करती है। तो होम्योपैथी में जो सबसे पहले मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स। तो रस्टॉक्स फ्रोजन शोल्डर की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और इसमें जो दर्द है, जो स्टिफनेस है, अकड़न है, वो ठंड से और वेट वेदर से बढ़ता है। और अगर मसाज करते हैं या गर्म सिकाई करते हैं या वार्म एप्लीकेशन करते हैं तो उससे इसमें रिलीफ मिलता है। रस्टॉक्स के जो पेशेंट को हमेशा शोल्डर जॉइंट में भारीपन लगता रहता है और जब वो रेस्ट के समय होता है या जब रात में सोने के लिए जाता है तब दर्द बहुत ज़्यादा होता है और कई बार दर्द की वजह से जो नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आपके ऐसे सिम्टम हैं जहाँ पे ठंड से दर्द बढ़ता है और गर्माहट से दर्द कम होता है, मोशन से दर्द अच्छा होता है, स्टिफनेस अच्छी होती है और रेस्ट से दर्द बढ़ता है, तो वहाँ रस्टॉक्स आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचा सकती है। अगली दवाई है सैंग्यूनेरिया कैनेडेंसिस। तो जिन लोगों को राइट शोल्डर में यानी दाहिने कंधे में फ्रोजन शोल्डर है या दर्द और स्टिफनेस रहता है तो उनके लिए सैंग्यूनेरिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें जो पेन होता है वो रात के समय बढ़ जाता है। इवन अगर पेशेंट करवट भी लेता है तो उसको बहुत तेज दर्द होता है और कंधे को ऊपर उठाने में या हाथ को ऊपर उठाने में पेन बढ़ने लगता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम है तो सैंग्यूनेरिया आपको बहुत ही फायदा पहुंचा सकती है। उसके बाद एक मेडिसिन आती है फेरम मेटेलिकम। तो जिन लोगों को लेफ्ट साइड के यानी बाएं कंधे में दर्द रहता है उनके लिए फेरम मेटेलिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इसमें जो पेन होता है कांस्टेंट बना रहता है और एक खिंचाव जैसा टेयरिंग पेन होता है और जो पेन है कई बार कंधे से नीचे की तरफ, शोल्डर जॉइंट में नीचे की तरफ फैलने लगता है और पेशेंट को हाथ उठाने में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लगती है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपने कंधे को बिल्कुल मूव कर ही नहीं सकता। उसके बाद एक मेडिसिन आती है रूटा। तो रूटा ग्रेविलेंस जॉइंट्स प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और यहाँ पे भी अगर फ्रोजन शोल्डर है उसके जो कैप्सूल में और लिगामेंट में या जो टेंडन में स्वेलिंग है या इन्फ्लामेशन है तो उसको रूटा बहुत अच्छे से ठीक करती है और इसका पेन भी ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसको टिश्यूज को फाड़ दिया हो। तो अगर ऐसा दर्द होता है तो रूटा बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी इंजरी की वजह से या स्प्रेन की वजह से फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो उसमें भी रूटा बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जैसे मैंने बताया कि फ्रोजन शोल्डर में क्या है, आसपास के जो जॉइंट कैप्सूल हैं वो उनमें एडेशंस हो जाता है, वो चिपक जाते हैं। तो हमारे अपने एक्सपीरियंस से हम जो अपनी क्लिनिक में मेडिसिन देते हैं तो एक मेडिसिन है थायोसिनेमिनम। तो थायोसिनेमिनम इसको लो पोटेंसी में 1x में या 3x में अगर देते हैं तो ये उस जॉइंट में जो एडिशंस है उसको डिसॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होती है और हमें इससे बहुत फ्रोजन शोल्डर के केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों इसके अलावा होम्योपैथी में और भी बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे ब्राइनिया एल्बा है। अगर राइट शोल्डर में पेन है और जरा सी भी मूवमेंट से पेन बढ़ता है तो ब्राइनिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। उसके बाद कॉस्टिकम है। तो कॉस्टिकम में भी अगर जॉइंट में स्टिफनेस है, अकड़न है तो कॉस्टिकम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है और अगर लेफ्ट शोल्डर में प्रॉब्लम होती है तो कॉस्टिकम उसके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर राइट शोल्डर में पेन रहता है जो कि नीचे शोल्डर ब्लेड तक जाता है तो उसमें चेलिडोनियम एक मेडिसिन है, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया फॉस है। कैलकेरिया फॉस जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और जब भी मौसम चेंज होता है, वेदर चेंज होने के बाद
अगर ये पेन बढ़ जाता है तो इसमें कैलकेरिया फॉस बहुत अच्छा काम करती है। एक दूसरी मेडिसिन है फाइटोलेका डिकेंड्रा। तो फाइटोलेका डिकेंड्रा जिन लोगों को राइट शोल्डर में पेन होता है और उन्हें हाथ उठाने में दिक्कत होती है, हाथ को पीछे की तरफ नहीं ले जा सकते और बहुत स्टिफनेस रहती है, तो फाइटोलेका डिकेंड्रा भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। उसके अलावा ग्वायकम है। तो ग्वायकम जिन लोगों को सर्वाइकल की भी दिक्कत रहती है, गर्दन के पीछे दर्द रहता है या ये पूरा हिस्सा इसमें जकड़न रहती है और चक्कर भी आ सकते हैं, तो उस केस में फ्रोजन शोल्डर के साथ सर्वाइकल भी आपका ठीक हो सकता है ग्वायकम से। तो दोस्तों इस तरह बहुत सारी होम्योपैथी में मेडिसिन है जो कि सिम्टम्स के या लक्षणों के आधार पर आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है और आप इजीली फ्रोजन शोल्डर को होम्योपैथिक दवाई से ठीक कर सकते हैं। आप फ्रोजन शोल्डर में होम्योपैथी के साथ अगर जो एक्सरसाइज है वो बताई जाती है वो आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके साथ आप फिजियोथेरेपी या एक्यूपंक्चर भी कर सकते हैं। तो इस जो कंबाइन थेरेपी होती है तो इसके बाद बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाइड हैं और आपको लगता है ये आपके काम आ सकती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है उन तक पहुंचाएं। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन दिया है उसे प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।